अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, अभी तक जो कुछ हमने देखा है, हमने बेसिक डेफिनेशन देखी है प्रोबेबिलिटी की, फिर हमने सेट थ्योरी देखी है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा है कि उसके जो ऑपरेशंस हैं सेट के, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कम्प्लीमेंट है, उसे कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं, वेन डायग्राम देखी, हमने प्रॉपर्टीज़ देखी सेट ऑफ जो हमारे पास सेट्स के कलेक्शन ऑफ सेट्स है उसकी, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट क्या होते हैं, पार्टीशन क्या होती है, ठीक है। एंड फिर हमने देखा कि उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं सेट थ्योरी को हम प्रोबेबिलिटी पे, तो हमने उसकी कुछ डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है। तो जैसे हमने कहा था कि सेट थ्योरी में हम सेट कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में हम उसे इवेंट कहेंगे, ठीक है। सेट थ्योरी में हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में हमने सैम्पल स्पेस, और सेट अलजेब्रा में हम एलिमेंट, तो प्रोबेबिलिटी में हम उसे आउटकम के नाम से। अच्छा, अब हम लोगों ने शुरू में देखा था कि जो डेफिनेशंस हमने कहा था इसमें कुछ होती हैं प्रोबेबिलिटी में, कुछ इसके अंदर एक्सियम्स होते हैं, ठीक है, और कुछ उसके थ्योरम्स हैं, ठीक है। सो अभी हमने डेफिनेशंस देखी हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, अभी हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स, ठीक है। सो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स। एक्सियम्स को हमने कहा था मैथमेटिक्स की वो स्टेटमेंट है, हम कह रहे थे कि एक्सियम्स क्या होते हैं कि वो स्टेटमेंट्स हमारी मैथमेटिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, जिधर भी, जिनको हम बगैर प्रूफ किए हुए एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोबेबिलिटी के अंदर इसके अपने एक्सियम्स हैं, और इन्हीं एक्सियम्स को अगर आप समझ जाते हैं तो अराउंड 50% से अबव आप प्रोबेबिलिटी समझ जाते हैं। रेस्ट ऑफ द 50% प्रोबेबिलिटी क्या है? इन्हीं तीन एक्सियम्स को अप्लाई करना, ठीक है, इन्हीं तीन एक्सियम्स को अप्लाई करते रहना, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स क्या हैं? अ प्रोबेबिलिटी मेजर P dot is a function that maps events in the sample space to real numbers such that, ठीक है। सो हम इसमें क्या करते हैं, ये हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक, और फंक्शन ये क्या करते हैं एक्चुअली, आपकी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एक नंबर असाइन करता है, और वो नंबर हमेशा हमारे पास क्या होता है, 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। वो नंबर क्या होगा, हमेशा 0 और 1 के दरमियान। जैसे लाइक हम डेली लाइफ में कहते हैं किसी काम होने के कोई चांस ना हो तो 0% चांस है जी, 50% चांस है, 60%। सो वो परसेंट एक्चुअली जस्ट टू रिप्रेजेंट इट इन परसेंटेज, वो 0 और 1 के दरमियान मार्क नंबर होता है, ठीक है। वो 0 और 1 के दरमियान उसको लिखे जाए। जैसे मार्क्स की परसेंटेज निकाली जाती है, वो किस लिए निकाली जाती है, ताकि आप 0 और 1 के दरमियान देख सके कौन किधर लाई करता है, ठीक है। सो हम उसको परसेंटेज के नाम से लिखते हैं कि परसेंट के हर 100 में से कितना आ जाए, ठीक है। अब इसके जो एक्सियम्स है, पहला एक्सियम जो हमारे पास आ जाता है, एक्सियम 1, ये क्या कहते हैं जी, फॉर एनी इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी इवेंट ए है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या 0 होगी या 0 से ज़्यादा। इससे क्या मुराद है, नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान रहेगी, चाहे 0.00001 हो,
और ज़ीरो इटसेल्फ हो, ठीक है। सो ज़ीरो से ज़्यादा होगी, ज़ीरो से पीछे नहीं आ सकती, मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है बात। सो दिस इज सिंपल एक्सियम 1। एक्सियम 2 क्या कहते हैं जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस से क्या मुराद है कि आपके पास जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस की हमने क्या डेफिनेशन की? तमाम पॉसिबल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव जो उसके अंदर आउटकम्स आते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो आपकी सैंपल स्पेस कंस्टिट्यूट करते हैं। तो उस पूरे के अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पूरी सैंपल स्पेस की, तो वो 1 होगी। सो वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी कहेंगे सैंपल्स, पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कॉइन टॉस करते हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी है हेड की और 50% टेल की है, तो सैंपल स्पेस में हम लिखेंगे हेड और टेल, तो 50% हेड की, 50% टेल की, तो टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की कितनी होगी? 100, 1 आ गई, ठीक है होगी बात जी। सो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हमेशा 1 आएगी। एक्सियम 3 ये क्या कहता है जी कि अगर हमारे पास कोई कलेक्शन ऑफ सेट है, फॉर एनी कलेक्शन A1 A2 अप टू सो ऑन, और ये क्या हो? काउंटेबल हो, ठीक है। से ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कहता है हमारे पास अगर काउंटेबल सेट हो, मतलब जितने मर्जी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 10, 100, 1000, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन काउंटेबल हो, ठीक है। सो अगर हम उसमें उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन सो ऑन, जी सॉरी, नहीं, अगर हम यूनियन, हमने ये नहीं कहा कि दीज दे विल कंस्टिट्यूट अ पार्टीशन, ठीक है। हमने कहा है सिर्फ दे आर कलेक्टिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मींस के देयर इंटरसेक्शन इज 0, ठीक है बाजी, इनकी इंटरसेक्शन 0 है, पार्टीशन नहीं है ये, ठीक है। सो अगर हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम इस तरीके से निकालना चाहते हैं और A1 इंटरसेक्शन A2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो नल सेट होना चाहिए, A2 इंटरसेक्शन A3 नल सेट होना चाहिए, एंड सो ऑन। सो ऐसी सूरत में हमें ये यूनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा यूनियन कि A1 का यूनियन A2 से लें, फिर जो आंसर है उसका A3 से लें, फिर उसका जो आंसर है A4 से यूनियन लें, एंड सो ऑन वी विल कंटिन्यू। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज लेकर सबको ऐड कर दें, बट दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आगे देखेंगे कि क्या इशू एराइज होता है, लेकिन बेसिक एक्सियम ये 3 है, इसके प्रोबेबिलिटी के 3 बेसिक एक्सियम है, ये सारी प्रोबेबिलिटी इन 3 एक्सियम्स के ऊपर लाई करती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं, उनकी आपस में अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो फाई नल सेट आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास A1 A2 A3 सपोज 3 सेट्स हैं हमारे पास, सॉरी इवेंट्स हैं, तो A1 का A2 के साथ इंटरसेक्शन नल होना चाहिए, A1 का A3 के साथ, फिर इस तरीके से A2 का A3 के साथ। अब सबका आपस में हो गया ना इंटरसेक्शन, अगर सारे इंटरसेक्शन नल आ गए तो इसका मतलब कि ये तीनों जो इवेंट्स हैं, दीज 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई इशू तीनों एक्सियम्स पे?
दे आर क्वाइट सिंपल, बेसिक हैं, ठीक है। इनको अप्लाई करेंगे, इनकी शेप को हम ट्वीक करते जाएंगे एंड वी कैन अप्लाई देम थ्रू आउट दिस कोर्स इंशाल्लाह। अच्छा, अब नाउ लेट्स लुक एट दिस थ्योरम। For mutually exclusive events A1 and A2, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 और A2 हैं हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2, अब बजाय हमने ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स लेने के सिर्फ 2 के लिए हमने एक थ्योरम डिफाइन किया, एंड दैट कैन बी एप्लीकेबल टू द 3 नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमने थ्योरम डिफाइन किया हुआ है सिर्फ 2 सेट्स के लिए। सो बाय यूजिंग एक्सियम 3, बाय अप्लाइंग एक्सियम 3 हम देख सकते हैं कि अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है A1 और A2, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट थ्योरम है कि हम नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है जी, इफ A इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन AM, हमारे पास M नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है, और दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, AI इंटरसेक्शन AJ इज नल, ठीक है, फॉर I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक। सो हम इसको लिख सकते हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी सिंपली, अगर हम इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 to M प्रोबेबिलिटी ऑफ A I, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल समेशन फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। जी मैं करा दूंगा, अभी ज़रा कुछ पढ़ लें पहले, ठीक है। ये सिंपल है ना, ये समझ में आई है बात क्या लिखी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इन सब की कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन की हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सियम्स, ठीक है। और क्या है जी, कि द प्रोबेबिलिटी मैयर P डॉट सेटिस्फाइज कौन कौन सी प्रॉपर्टी, पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट शुड बी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना, ऑब्वियसली नल सेट में इज नथिंग देयर, कोई आउटकम नहीं है। इफ यू हैव नो आउटकम सो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। दूसरा क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसके अगर हम वेन डायग्राम देखें तो आपको मजीद क्लियर होगा, ठीक है, कि ये हमारे पास A है, तो A कंप्लीमेंट हमारे पास ये सारा बाहर वाला हिस्सा है इसका। अब यूजिंग एक्सियम 2 हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। अब A और A कंप्लीमेंट मिल के क्या बना रहे हैं, सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो 1 माइनस अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल दूं, A कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि मैं इसी प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात, ठीक है, क्योंकि A और A कंप्लीमेंट क्या बना रहे हैं, पूरी सैंपल स्पेस,
तो उनकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम आएगा वो भी 1 होगा। ठीक हो गया। तीसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या कहते हैं जी, फॉर एनी इवेंट्स ए एंड बी नॉट necessarily exclusive, mutually ठीक है, कि लाजमी नहीं है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो तो इसकी वेन डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं कि ये मेरे पास ए है, ये बी है। अब हमने कहा लाजमी नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं समझने के लिए कि अभी नहीं है, तो वो लाजिम बात है इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। तो ऐसी सूरत में इनकी जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो कैसे लिखी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इतना तो हमें पता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअल सम होंगी। अब मजीद इसके साथ कुछ हमें एक्स्ट्रा टर्म ऐड करनी है, ठीक है, ताकि हम इसको क्लैरिफाई कर सकें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर नहीं है तो फिर क्या टर्म आनी चाहिए। एनी आइडिया, कुछ समझ आती है वेन डायग्राम को देख के? कॉमन एरिया को क्या हो रहा है, ओवरलैप होने से क्या प्रॉब्लम आ रही है जी बेटा? सॉरी, कॉमन जो है वो काउंट होंगे, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए उस सूरत में? ए भी तो सारा आ गया ना, वो तो लिख दिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जे माइनस करेंगे, क्यों? नहीं, कॉमन है तो निकाल दिए, वो तो फिर कम हो जाएंगे ना। कॉमन अगर हम निकाल देंगे वो तो कम नहीं हो जाएंगे, फिर तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसमें से कुछ एलिमेंट्स निकल गए, कुछ इसमें से निकल गए। वो उस वजह तक आप नहीं पहुंच रहे कि ठीक है ये बात सही है, निकालेंगे हम उनको, लेट्स स्टेप फॉरवर्ड। तो वो क्यों निकालेंगे, रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब फाइंड कर रहे हैं तो हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। अब ये जो कॉमन एरिया था ये 2 दफ़ा आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जेनेरिक प्रॉपर्टी बन गया। अब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है, हमें पता है नल सेट की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ये ऑब्वियसली -0 ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक। अच्छा, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो तो सिंपल है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल है ना, क्योंकि ए सबसेट है ना बी का, बराबर भी हो सकता है उसके और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। बराबर होगा तो सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, छोटा होगा तो लाजिम बात है उससे कम प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। सबसेट की प्रोबेबिलिटी जिसका सबसेट है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से ज्यादा नहीं हो सकती। सैंपल स्पेस की 1 है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुमकिन ही नहीं है, ठीक है बात। अच्छा जी, लेट्स लुक एट अनदर थ्योरम। The probability
of an event B is equal to S1 S2 up to Sn। ठीक है, अब हमारे पास एक इवेंट है B और उसके आउटकम्स हैं हमारे पास S1 S2 अप टू Sm, m नंबर ऑफ आउटकम्स हैं इस इवेंट के अंदर। कोई भी हो सकते हैं, 2 इवेंट्स हो सकते हैं, 2 आउटकम्स हो सकते हैं, 3 आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे हम रोलिंग अ डाई करते हैं, एक एग्जांपल देखी थी, हम एक डाई को रोल करते हैं, 6 साइडेड, उसकी सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, हम इवेंट डिफाइन करते हैं द फेस इज इवन, तो क्या आएगा 2 4 6, तो कोई भी इवेंट है, जस्ट एनी नंबर ऑफ उसके आपके पास उसके अंदर आउटकम्स हैं। अब इसके अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहें सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी क्या होगी, इज द सम ऑफ probabilities of the outcomes contained in the event। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि probability of B is summation of I is equal to 1 to m probability of SI, individual आउटकम। हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी लेंगे और उसको सम कर देंगे तो हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? कोई भी इवेंट है उसके अंदर हमारे पास से 3 आउटकम्स हैं, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी हम अगर निकालें इंडिविजुअली तो उनको सम कर लें तो इवेंट। अब इसको देखें तो एग्जाम 3 इस पे अप्लाई होते हैं क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं आउटकम्स, क्योंकि जो आउटकम्स कहाँ से आ रहे हैं, सैंपल स्पेस से, और सैंपल स्पेस में हमने डेफिनेशन की थी कि उसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हों। लेकिन इवेंट के लिए कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव आउटकम्स का ज़रूरी होना नहीं है। ठीक है, इवेंट के लिए सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि वो सैंपल स्पेस से ही आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा फिर हमारे पास एक डेफिनेशन है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली से क्या मुराद है कि हर एक आउटकम के आने के जो चांसेस हैं वो बराबर हैं, बराबर नहीं भी होते, आगे चल के हम देखेंगे। हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो आउटकम्स जिनके हर आउटकम के आने की चांसेस बराबर हैं। कैसे? जैसे हम रोल डाई करते हैं, अब 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है ना, सबके इक्वल चांस है, क्योंकि हमारे पास पहली बात ज़हन में रखें फेयर डाई है, हमने उसको किसी एक साइड से रब नहीं किया हुआ। ठीक है, वो फेयर डाई है। ठीक, तो जब फेयर डाई है तो हर एक साइड के टॉप पे आने के, उसका टॉप फेस पे आने का 1 डॉट का, 2 डॉट्स का, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, 5 और 6 डॉट्स का आने का चांस बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये सारे इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, सॉरी इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इस तरह हम एक दफ़ा कॉइन टॉस करते हैं, हेड या टेल आने के चांस बराबर है ना, इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, सो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इसके साथ हम एक थ्योरम देखते हैं। ये डेफिनेशन समझ आ गई आपको ना? थ्योरम क्या कहते हैं जी, फॉर एन experiment with sample space S equal to S1 up to Sn, in which each outcome Si
इज इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली है कि कहते हैं कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है एक एक्सपेरिमेंट की S1 से लेके Sn तक, उसके आउटकम्स हैं, और हर आउटकम आने सारे जो आउटकम्स हैं दे आर इक्वली लाइकली, इक्वल चांस। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी भी एक आउटकम की क्या आएगी, 1/n। जैसे हम कहते हैं हेड या टेल कॉइन टॉस के 1/2, 2 कहां से आता है, हेड या टेल की वजह से, कि 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, अब एक यहां पे एक छोटी सी चीज समझ लें कि जो 1/2 हम कहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, जो 50% प्रोबेबिलिटी है हेड आने की या टेल आने की, क्या इससे ये मतलब निकलता है कि अगर मैं 10 दफा कॉइन को टॉस करूं, एक ही जगह बैठ के आराम से कोशिश करूं, सेम फोर्स अप्लाई करूं, तो अगर मैं 10 दफा कॉइन को टॉस करूं तो क्या 5 दफा हेड आएगा और 5 दफा टेल आएगा? तो फिर 50% तो ना हुआ ना चांस, फिर तो ड्रामा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, इसके अंदर एक चीज आपने समझनी है, ये जब हम कहते हैं किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 50% है, जैसे कॉइन की समझ लें, कॉइन इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये है कि जो 50 का नंबर है या 1/2 का नंबर है, हाफ हाफ का जो नंबर है, ये कहां से आता है कि अगर हम इसको इनफाइनाइट टाइम्स फ्लिप करें कॉइन को, मे बी बिलियन टाइम्स, ट्रिलियन टाइम्स, ठीक है, हु नोज, तब जाके कहीं ये बराबर होने के चांस होंगे। मीन्स ये इक्वल कब होगा 50 पे, जब हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे। इनफाइनाइट मीन्स के दैट वुड बी अ ह्यूज नंबर ऑफ टाइम्स हम कॉइन टॉस कर लेंगे तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी आपने खुद कहा 10 दफा करेंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कितनी दफा हेड आता है कितनी दफा टेल आता है। मे बी समवन इज लकी 5 हेड 5 टेल्स आ जाए, दैट वुड बी अ वेरी लकी वन। ठीक है बात जी, क्लियर हो बात? सो बहरहाल 1/n हमारे पास किसी भी इक्वली लाइकली जो ये आउटकम्स हैं उसके लिए हमारे पास उसकी हर एक इंडिविजुअल की आ जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जस्ट लाइक इसकी सिंपल एग्जांपल